नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपीजीआईसी उत्तर प्रदेश राजकीय इंटर कॉलेज में जो पीजीटी की वैकेंसी आई हुई है उसमें जनरल स्टडी का पेपर आने वाला है, जो 40 प्रश्न आपका जनरल स्टडी का होगा। तो यूपीजीआईसी को ध्यान में रखते हुए यह टेस्ट चलाया जा रहा है और परीक्षा होने तक इसे आप फॉलो करिए। फिर देखिए 40 प्रश्न में से आप कितना प्रश्न कर लेते हैं। जो भी प्रश्न है आयोग की तर्ज पे है, पूरी तरह से आयोग की तर्ज पे है। तो आप पूरी तरह से देखिए 40 प्रश्न हमने कंप्लीट किए थे एक सीरीज में, अब फिर से 40 प्रश्न कंप्लीट करते हैं दूसरी सीरीज में। और फिर देखिए कि आप प्रश्न किस तरह से, कितना प्रश्न आपको आ रहा है, इसका भी मूल्यांकन करिए। और एक बात और बता दूं, पूरे यूट्यूब पर इतना बढ़िया, इतना बेहतर मटेरियल यूपीजीआईसी पीजीटी के लिए जनरल स्टडी का, इससे बेहतर मटेरियल कोई नहीं हो सकता है। तो इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाइएगा, यूपीजीआईसी जीएस, यूपीजीआईसी जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग सभी ऑनलाइन टेस्ट देख सकते हैं और लगातार ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा। और हमारे द्वारा अगर ऑनलाइन टेस्ट को अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं साफ साफ बोल रहा हूं, यकीनी तौर पे बोल सकता हूं कि जनरल स्टडी में आपका 99% प्रश्न हमारे सीरीज से आ सकता है। 99 मत मानिए अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो, लेकिन 95 तो आपको मानना ही होगा। 90 से 95% प्रश्न हमारे सीरीज से आ सकते हैं, क्योंकि हमारी जो भी सीरीज है वो एकदम रामबाण है। तो परीक्षा होने तक इसे फॉलो करते रहिएगा और इस वीडियो को लाइक और इसे शेयर जरूर करिएगा। शेयर करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आप लोग को अच्छी से अच्छी सामग्री देने का प्रयास करते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा, जिन लोग का यूपीजीआईसी पीजीटी में जिन लोग का जो भी सब्जेक्ट है, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, चाहे आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आपको संपूर्ण मटेरियल चाहिए हिंदी पीजीटी के लिए, हिस्ट्री पीजीटी के लिए, ज्योग्राफी टीजीटी पीजीटी के लिए, तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में दर्ज है। और वैसे यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 83 18 39 72 और 76। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सअप करिएगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में भी है, आप संपर्क कर लीजिएगा। पूरा का पूरा मटेरियल मिलेगा, रामबाण मटेरियल मिलेगा टीजीटी पीजीटी के लिए हर सब्जेक्ट का। तो जिनको भी चाहिए आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा। और मैं जब बोल रहा हूँ तो रामबाण, तो बिल्कुल रामबाण मटेरियल है दोस्तों, इसे नज़रअंदाज बिल्कुल मत करें, परीक्षा होने तक फॉलो करें। तो डिस्क्रिप्शन में दर्ज है ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, आप संपर्क कर लीजिएगा। पूरा का पूरा हर मटेरियल आपको मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 41 देखिएगा। 40 प्रश्न हम लोगों ने देख लिया, फिर आज 41 से 80 तक देखेंगे और देखते हैं कितना प्रश्न आप लोग सही कर लेते हैं, इसका भी मूल्यांकन करिएगा। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो मुंबई में, या फिर वर्धा में, सी है लखनऊ में, या त्रिपुरा में। तो आप लोग को बता दूं कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो पारित किया गया था, यह मुंबई में पारित किया गया था। मुंबई मतलब विकल्प ए जो है वह सही है। प्रश्न नंबर 42 देखिए, अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, मुकदमों के साथ, या किसानों के साथ? तो अस्थायी बंदोबस्त जो था वह जमींदारों के साथ किया गया था, जिसमें 10/11 भाग कंपनी लेती थी और 1/11 भाग जमींदार लेते थे। प्रश्न नंबर 43 देखिएगा, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, या बी तिलक, या सी एनी बेसेंट, या डी रासबिहारी बोस? तो देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने किया था। 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने। तो विकल्प ए जो है वह सही है। प्रश्न नंबर 44 देखिएगा, सुमिलित करना है तो सुमिलित करिए। तो देखिए, बारदोली जो हुआ था, बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था, यह आपके गुजरात में हुआ था। बारदोली गुजरात में हुआ था। और चौरी चौरा जो हुआ था यह उत्तर प्रदेश में हुआ था। यरदा जो आंदोलन हुआ था यह महाराष्ट्र में हुआ था। और नोआखली जो हुआ था यह पश्चिमी बंगाल में हुआ था। इस तरह से आप लोग सुमिलित कर सकते हैं, तो आप लोग सुमिलित कर लीजिए। प्रश्न नंबर 44 का क्या सही होगा? ए का 2 होगा और बी का 4। तो यह है विकल्प सी जो है वह सही है। प्रश्न नंबर 45 देखिएगा, सन 1935 ईस्वी के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार अधिनियम कानून 1935 निर्मित हुआ था। तो देखिए, 1935 जो अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियम जो था, उसमें संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार अधिनियम
1935 निर्मित हुआ था। तो देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 जो निर्मित हुआ था उसमें संयुक्त संसदीय समिति भी थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो 4 ऑप्शन है, लॉर्ड लिथगो, बी है जेम्स मैकडोनाल्ड, और सी है विंस्टन चर्चिल, और डी है क्लीमेंट एटली। तो इसमें लॉर्ड लिथगो जो थे वह संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, मतलब विकल्प ए जो है वह सही है। प्रश्न नंबर 46 देखिएगा। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। देखिए दोस्तों 40 प्रश्न हम लोगों ने देख लिया था, फिर 40 प्रश्न देखेंगे तो 41 से 80 तक देखेंगे, 40 प्रश्न ही देखेंगे। और फिर आप लोग अच्छे से टेस्ट भी दिया करिए, देखिए कि कितना प्रश्न सही हो जाता है आपका। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था, वह कौन सा राज्य था? ए है हैदराबाद, बी है अवध, सी है मैसूर, और डी है जूनागढ़। तो कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था मैसूर में, विकल्प सी मैसूर में था। देखिए प्रश्न नंबर 47 देखिएगा। 1927 ईस्वी का बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो 4 है ऑप्शन है आप लोग के सामने, ऑप्शन अच्छे से देख लीजिएगा। 1927 ईस्वी में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो देखिए जो बटलर कमेटी थी वह 1927 में आई थी, 1927 में बटलर कमेटी बनी थी 1927 में। और बटलर कमेटी जो थी वह भारत सरकार और देशी रियासतों के मध्य संबंधों को सुधारना इसका इस समिति का उद्देश्य था, बटलर कमेटी का। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में अक्सर आता रहता है, तो आप लोग इसे अच्छे से देख लें। प्रश्न नंबर 48 देखिएगा। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारक क्या थे? तो 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग का पतन हुआ था, इसके उत्तरदायी कारण क्या हैं? विकल्प ए है उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, बी है कच्चे माल की अनुपलब्धता, सी है ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर, और डी है कारीगरों की अनुपलब्धता। तो देखिए बंगाल में जो वस्त्र उद्योग के पतन का जो प्रमुख कारण है वो है कि ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। जो भारतीय माल होते थे और ब्रिटेन जाते थे उस पर उच्च तटकर लगाया जाता था, तो यही सबसे बड़ा पतन का कारण बना, विकल्प सी। प्रश्न नंबर 49 देखिएगा। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था, किसकी प्रेरणा से भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, या गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे। तो महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी थी पद्मबाई रानाडे, इनकी प्रेरणा से भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो विकल्प ए जो है वह सही है, पद्मबाई रानाडे, विकल्प ए। प्रश्न 50 देखिएगा। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यह आप लोग जानते हैं, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ए है दादा भाई नौरोजी, बी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी है राजा राम मोहन राय, और डी है बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे, विकल्प ए जो है वह सही है। प्रश्न नंबर 51 देखिएगा। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य क्या है? तो देखिए मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है, कौन सा राज्य मसालों का बागान कहा जाता है? तो देखिए कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। मसालों का बागान किसे कहते हैं? तो देखिए मसालों का बागान कहा जाने वाला जो राज्य है वह है केरल, और केरल में मसाला बोर्ड का भी गठन किया गया था 20 फरवरी 1987 को, और मसाला बोर्ड का जो मुख्यालय है वह कोच्चि में है। तो ध्यान रखिएगा मसालों का बागान किस राज्य को कहा जाता है? केरल को। और केरल में मसाला बोर्ड का गठन किया गया था, यह 1987 में किया गया था। और मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? वह है केरल का एक शहर है कोच्चि, वहाँ है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 52 देखिएगा। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है महाराष्ट्र, और डी है उड़ीसा। तो भारत में अति सघन वनों का जो सर्वाधिक क्षेत्र है वह है अरुणाचल प्रदेश में, विकल्प ए। प्रश्न नंबर 53 देखिएगा। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, सी है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, और डी है नाइट्रोजन के लिए। तो हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता किसके लिए होती है? तो देखिए दोस्तों हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता जो होती है वह कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, मतलब विकल्प बी जो है वह सही है। तिरपन का सी नहीं, सॉरी 53 का सी सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए मुझे लग रहा था। तो देखिए हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता जो होती है वह कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होती है, विकल्प सी जो है वह सही है।
विकल्प सी। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता जो होती है वह कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होती है। प्रश्न नंबर 54 देखिएगा, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? तो देखिए राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश को कहते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को कहते हैं एनसीआर। तो कौन सा जगह है वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवस्थित है? देखिए अंबाला है, खुर्जा, करनाल या रोहतक। तो इसमें से कौन सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में है? तो यह आपको मिलान करना है। तो देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र पड़ेगा, मतलब एनसीआर में कौन कौन सा शहर शामिल है? तो देखिए इसमें खुर्जा भी शामिल है, करनाल भी शामिल है और रोहतक भी शामिल है। अंबाला जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं पड़ता है। तो देखिए खुर्जा, करनाल, रोहतक, मतलब विकल्प डी जो है वह सही है। प्रश्न नंबर 55 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो कौन सा सुमिलित नहीं है ये बताना है। तो देखिए कोयली जो है कोयली तेल शोधन से कारखाना है, साथ तेल शोधन क्षेत्र है। कोयली जो है गुजरात में है। नागपट्टनम जो है वो तमिलनाडु में है, आंध्रा में नहीं है। तो यही जो बी है वही सही होगा, बी जो है सुमिलित नहीं है। बाकी नुमालीगढ़ जो है असम में है, मनाली जो है यह भी तमिलनाडु में है और नागपट्टनम जो है वह आंध्रा में नहीं है, नागपट्टनम जो है तमिलनाडु में है, यह ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 56 देखिएगा, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक लेती है? नमी को सोख लेती है या नमी को रोक लेती है? तो देखिए इसमें ऑप्शन में है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। तो देखिए किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? तो देखिए काली मिट्टी को स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है, स्वतः कृष्य मिट्टी, और काली मिट्टी को सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। काली मिट्टी जब गीली होती है तो चिपचिपी हो जाती है और जब यह सूख जाती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं। तो विकल्प बी जो है वह सही है, काली मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है और काली मिट्टी में कपास की खेती अच्छी होती है। प्रश्न नंबर 57 देखिएगा, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है किस राज्य में है? ए है गुजरात, बी है हरियाणा, सी है महाराष्ट्र और डी है राजस्थान। तो देखिए मीठे पानी की जो कल्पसर परियोजना है यह गुजरात में अवस्थित है, गुजरात में, विकल्प ए। प्रश्न नंबर 58 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? तो देखिए दोस्तों, जिनको भी उत्तर प्रदेश राजकीय इंटर कॉलेज या यूपी टीजीटी पीजीटी किसी भी सब्जेक्ट का अगर संपूर्ण सारगर्भित रामबाण मटेरियल चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है और आपको संपूर्ण मटेरियल मिलेगा, सारगर्भित मटेरियल मिलेगा, रामबाण मटेरियल मिलेगा। तो जिनको भी चाहिए आप संपर्क कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर संपर्क कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 58 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। प्रश्न नंबर 59 देखिएगा, कथन ए कह रहा है कि दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती है, मतलब शोक की नदी कहते हैं। तो यह तो सही है। कारण क्या है? दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है और निचले भाग में उसकी बहाव बहुत धीमा हो जाता है। तो सच बात है, निचले भाग में जो बहाव कम धीमा होता है क्योंकि ढाल मंद हो जाता है। तो देखिए ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है, तो विकल्प ए जो है वह सही है। प्रश्न नंबर 60 देखिएगा, जंगली गद्धों का अभ्यारण्य कहाँ है? यह तो आप लोग बता सकते हैं, जंगली गद्धों का अभ्यारण्य कहाँ है? ए है यूपी में, बी है असोम में और सी है गुजरात में और डी है राजस्थान में। तो देखिए जंगली गद्धों का जो अभ्यारण्य है वह है कच्छ अभ्यारण्य, यह है गुजरात में। और कच्छ देखिए, कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के मामले में। बहुत सारे लोग लेह जानते हैं, लद्दाख जानते हैं, लेकिन अब कच्छ हो गया, कच्छ सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के मामले में। तो विकल्प सी जो है वह सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है। कथन है ए, मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है। कारण क्या है? इसके प्रमुख लक्षण अत्यधिक बाल मृत्यु दर एवं कुपोषण है। तो इसमें भी कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। देखिए यह नया टॉपिक है, मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहते हैं। यह प्रश्न आ सकता है परीक्षाओं में, अच्छे से देख लीजिएगा। और इथोपिया क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर बाल मृत्यु दर और कुपोषण दर बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे भारत का इथोपिया कहते हैं, मध्य प्रदेश को। तो ऑप्शन में यही है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, विकल्प ए जो है वह सही होगा। प्रश्न नंबर 62 देखिएगा, अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? मतलब अमृतसर एवं शिमला जो है एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, एक ही अक्षांश पे हैं, और परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता है। आप जानते हैं कि शिमला जो है थोड़ा ठंडा जगह है और अमृतसर मतलब ठंडा भी है और गर्म भी है, और इस शिमला के मुकाबले कम ठंडा है अमृतसर। तो इनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? बल्कि यह तो दोनों एक ही अक्षांश पे हैं। तो देखिए ऑप्शन ए है, उनकी ऊंचाई में भिन्नता,
बी है उनकी समुद्र तट से दूरी, और सी है शिमला में बर्फबारी, और डी है अमृतसर में प्रदूषण। तो देखिए अमृतसर और शिमला दोनों एक ही अक्षांश में हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। इसका मुख्य कारण ये है कि उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। और सच आप जानते हैं कि जब जब जैसे ही ऊंचाई बढ़ती जाती है डिग्री सेल्सियस कम होता जाता है, तापमान कम होता जाता है। तो यही इसकी सबसे बड़ी कारण है। प्रश्न संख्या 63 देखिएगा, निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? ए है बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी उत्तर प्रदेश, और डी पंजाब। तो देखिए अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक कहाँ है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में विकल्प सी। उत्तर प्रदेश में 21% आबादी जो है वो अनुसूचित जाति के लोगों की है। अगर कहा जाए कि नहीं, देखिए यहाँ प्रतिशत की बात नहीं हो रही है, सॉरी। देखिए अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है, संख्या की बात हो रही है। तो देखिए संख्या जो सबसे ज़्यादा है वह है उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की। लगभग 2 करोड़ से भी ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोग उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। लेकिन अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो पंजाब होगा। प्रश्न संख्या 64 देखिएगा, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। तो विचार करना है। देखिए पहला, निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा। तो यह बात सच है कि हमारे देश में जो कोयला ज़्यादा से ज़्यादा कोयला जो होता है वह बिटुमिनस टाइप का होता है, लिग्नाइट टाइप का होता है, जो निम्न कोटि का कोयला होता है। तो यह तो सच है। दूसरा है धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, यह भी सही है। कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता। तो देखिए कोकिंग कोयला हमारे देश में ज़्यादा मात्रा में उत्पादन नहीं होता है कोकिंग कोयला का, इसे निर्यात करना पड़ता है, इसे आयात करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। तो इस तरह से आयात पर निर्भरता बढ़ती होती है कोकिंग कोयला की। और चौथा है कार संचालन कीमतें। तो सारी बातें सही हैं। यह कह रहा है कि सभी कौन सी कथन सही है? तो सभी बातें सही हैं। 1 2 3 4 सब सही है, मतलब विकल्प बी। प्रश्न संख्या 65 देखिएगा, कोयला उत्पादक क्षेत्र और कोयला खदान से मेल कराना है। तो देखिए दामोदर घाटी में कौन सा कोयला क्षेत्र है? तो वो है बराकर। सोन घाटी में कौन सा कोयला क्षेत्र है? वह है उमरिया। गोदावरी घाटी में कौन सा कोयला क्षेत्र है? वो है सिंगरेनी। और महानदी घाटी में कौन सा कोयला क्षेत्र है? वो है तलचर। तो इस तरह से आप लोग मिला सकते हैं। प्रश्न संख्या 66 देखिएगा, दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों के प्रतिशत नगरीकरण का निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम है? आरोही माने बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही माने घटता हुआ क्रम। तो देखिए सबसे ज़्यादा नगरीकरण कहाँ है? देखिए बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान। देखिए सबसे ज़्यादा जो नगरीकरण है वह है पाकिस्तान में, उसके बाद जो है भारत में है, उसके बाद है बांग्लादेश में है, उसके बाद है श्रीलंका में। तो विकल्प बी जो है वह सही है। प्रश्न संख्या 67 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए विचार करना है। तो लौह एस का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है। तो देखिए लौह एस का सबसे ज़्यादा उत्पादन तो होता है उड़ीसा में, लेकिन भंडार जो है लौह एस का सबसे ज़्यादा वह है कर्नाटक में। तो यह तो सही है, पहला सही है। दूसरा देखिएगा, भारत विश्व में लौह एस का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, यह गलत है। देखिए भारत दूसरा नहीं, भारत चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है लौह एस का। तो यह गलत हुआ। तीसरा देखिएगा, भारत में उड़ीसा लौह एस का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यह बताया हूँ। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो केवल 1 और 3 सही है। 1 और 3 मतलब विकल्प सी, 1 और 3 जो है सही है। प्रश्न संख्या 68 देखिए, फान एक स्थानीय पवन है, चीन की, कोरिया की, सी जापान की या स्विट्जरलैंड की। तो देखिए फान एक स्थानीय पवन है और यह स्विट्जरलैंड की पवन है, स्विट्जरलैंड की स्थानीय पवन है, विकल्प डी। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान का स्थानीय पवन है लू, वैसे ही स्विट्जरलैंड का स्थानीय पवन है वो है फान। प्रश्न संख्या 69 देखिएगा, विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित है, मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन सबसे ज़्यादा पाया जाता है या शीतोष्ण कटिबंधीय, मतलब इसमें यही बताना कि कौन सा सबसे ज़्यादा प्रतिशत की दृष्टि से पाए जाते हैं। तो देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन या शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन या फिर उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन या उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। तो सबसे ज़्यादा वन आवरण जो है वह है शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन का, विकल्प ए। प्रश्न और शंकुधारी वन बता दें, शंकुधारी वन जो पाए जाते हैं यह रूस के साइबेरिया में पाए जाते हैं, फिर आपका स्वीडन में पाए जाएंगे, फिनलैंड आदि में पाए जाएंगे, फिर आपके अलास्का आदि क्षेत्र में, मतलब कनाडा आदि के क्षेत्र में पाए जाते हैं शंकुधारी वन।
और सबसे ज़्यादा क्षेत्र में शंकुधारी वन ही पाए जाते हैं। और साइबेरिया में जो शंकुधारी वन होते हैं उन्हें टैगा वन कहा जाता है, टैगा वन, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 70 देखिएगा, यूरोप के लौह अयस्क देशों में से फ्रांस का स्थान क्या है? यूरोप के लौह उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान क्या है? देखिए, प्रथम स्थान है, बी कह रहा है दूसरा स्थान है, सी कह रहा है तृतीय स्थान है, डी कह रहा है चतुर्थ स्थान है। तो देखिए, यूरोप के लौह उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान क्या है? तो फ्रांस का स्थान जो है दूसरा स्थान है। मतलब यूरोप में फ्रांस दूसरा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक देश है, फ्रांस। अगर दूसरा की बात आ गई तो पहला लौह उत्पादक देश कौन सा है यूरोप में? तो वो है रसिया, रूस। प्रश्न संख्या 71 देखिएगा, इसमें मिलान करना है। तो देखिए, मिलान करना है मतलब शहर से या उद्योग से मिलान करना है कि किस विश्व के किस प्रसिद्ध शहर में कौन सा उद्योग है। तो देखिए, नागोया में वो उद्योग जो है वह सूती बस उद्योग है नागोया में। और जो सलेम भारत में ही है, हमारे देश भारत में है, आंध्रा में शायद पड़ता है। तो सलेम में कौन सा उद्योग है सलेम में? तो वो है लौह एंड इस्पात उद्योग है। फिर आबादान में क्या है? वह है तेल शोधन। और लॉस एंजल्स में क्या है? हवाई जहाज उद्योग। इस तरह से आप लोग मिलान कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 72 देखिएगा, भूमध्य रेखा गुजरती है। देखिए, ऑप्शन ए है कैमरून से, ऑप्शन बी है कोस्टारिका से, ऑप्शन सी है केन्या से और ऑप्शन डी है वेनेजुएला से। तो देखिए, भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है? तो देखिए, भूमध्य रेखा जो है अगर एशिया में देखा जाए तो एशिया में आपका इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजरती है, फिर मालदीव से गुजरती है। लेकिन अगर यहाँ पर बात हो रही है कि यहाँ पर मालदीव और इंडोनेशिया तो नहीं है, तो इसमें जो कैमरून है, कोस्टारिका है, केन्या है, केन्या से बहुत करीब से जाती है भूमध्य रेखा, लेकिन गुजरती नहीं है। देखिए, भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है? वो है वेनेजुएला से, जो दक्षिण अमेरिका का देश है। प्रश्न संख्या 73 देखिएगा, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। तो देखिए, किस ग्रहों के मध्य क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? तो वह पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के मध्य, विकल्प बी। मंगल और बृहस्पति के बीच समझिए हजारों की संख्या में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 74 देखिएगा, रिंग ऑफ फायर संबंधित है भूकंप से, ज्वालामुखी से, प्रशांत महासागर से या जंगल की आग से? तो देखिए, रिंग ऑफ फायर जो है वो भूकंप से भी संबंधित है, क्योंकि रिंग ऑफ फायर का जो क्षेत्र है वहाँ भूकंप वाली घटनाएं ज़्यादा होती हैं, वहाँ ज्वालामुखी भी बहुत ज़्यादा आता है। और यह जो रिंग ऑफ फायर का जो क्षेत्र है वो प्रशांत महासागर के इर्द गिर्द है। तो यह 1 2 3 होगा, मतलब विकल्प ए। बाकी इसका जंगल की आग से कोई संबंध नहीं है। प्रश्न संख्या 75 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन ठंडी धारा है? तो देखिए, इसमें हम्बोल्ट की धारा, ब्राजील की धारा, ओयासियो की धारा या कनारी की धारा, इसमें कौन सी ठंडी समुद्री धारा है, यह पूछ रहा है। तो देखिए, क्यूरोस्को, अलास्का, एलिनिनो, सुशिमा, यह सब गर्म धारा है प्रशांत महासागर की। फिर हम्बोल्ट, क्यूराइल और कैलिफोर्निया ठंडी धारा है प्रशांत महासागर की। तो देखिए, यहाँ हम्बोल्ट है, हम्बोल्ट धारा जो है ठंडी धारा है। फिर आपका गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, इरमिंजर गर्म धारा है अटलांटिक महासागर की। और कनारी और वेंगुएला जो है यह ठंडी धारा है अटलांटिक महासागर की। तो यह देखिए, कनारी भी है और यहाँ पर ओयासियो भी है। तो कुल मिलाकर यह समझ लीजिए, हम्बोल्ट धारा, ओयासियो धारा और कनारी धारा ये तीनों ही ठंडी समुद्री धारा हैं, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 76 देखिएगा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से या अमेरिका के संविधान से? तो मूल अधिकारों की अवधारणा जो ली गई है वह अमेरिका के संविधान से ली गई है, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 77 देखिएगा, मनरेगा कार्यक्रम जो है निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? तो अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 50। तो आप लोग जानते हैं कि निर्वाह के लिए राज्य कामगारों की नियुक्ति करेगा। यह जो है अनुच्छेद 43 में है और इसी के तहत मनरेगा कार्यक्रम चलाया जाता है। अनुच्छेद 43 मतलब विकल्प ए जो है वह सही है। प्रश्न संख्या 78 देखिएगा, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? तो गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित कौन सा एक नहीं है? तो देखिए, एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च होती है, तो यह तो गणतंत्रीय अवधारणा है। बी है सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो।
और फिर तीसरा देखिएगा, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित हो, तो यह तो गलत है। इसमें विकल्प सी जो है वो गलत है। बाकी बाकी सब सही है। डी कह रहा है एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो, यह भी सही है। तो विकल्प सी जो है वह गलत है। प्रश्न संख्या 79 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? कर से संबंधित उपबंध, उधार लेने से संबंधित उपबंध, संचित निधि और संचित निधि एवं आकस्मिकता की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध। तो कौन सा उपबंध जो है वह धन विधेयक के उपबंध में शामिल नहीं है, ये बताना है आप लोग को। तो इसमें देखिए, संसद में राजस्व एकत्र करने और अन्य प्रकार से धन से संबंध विधेयक को धन विधेयक कहते हैं, और संविधान के अनुच्छेद 110 के उपखंड से 6 तक की निम्नलिखित विषयों से संबंधित विषयों को धन विधेयक कहा जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है और धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए लौटा नहीं सकता। तो देखिए यह सब बातें हैं, लेकिन इसमें जो ऑप्शन है कि धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो कर से संबंधित उपबंध शामिल है। फिर ऑप्शन बी है उधार लेने से संबंधित उपबंध। क्योंकि देखिए दोस्तों, दरअसल बात होता है, मैं जब पढ़ाता हूँ तो किसी प्रकार का नकल नहीं करता हूँ, मुझे जो आता है मैं वही बोलता जाता हूँ। तो जहाँ मैं फंसता हूँ वहाँ पर मैं थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, बस बात ये रहती है। मैं बाकी लोगों की तरह मैं अपनी मुझे जो नॉलेज होती है मैं वही नॉलेज देता हूँ। तो देखिए इसमें 79 का डी है, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध, मतलब धन विधेयक के उपबंध में शामिल नहीं है, ये है जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। जबकि धन विधेयक के उपबंध में ये तीनों शामिल हैं, कर से संबंधित उपबंध, उधार लेने से संबंधित उपबंध और संचित निधि तथा आकस्मिकता की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध, ये तीनों शामिल हैं। प्रश्न संख्या 80 देखिएगा, संसद के अधिकारियों में शामिल हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष, बी है लोकसभा के उपाध्यक्ष, सी है लोकसभा की महासचिव और डी है राज्यसभा के अध्यक्ष। तो ये सभी के सभी लोग जो हैं संसद के पदाधिकारी हैं, मतलब विकल्प डी जो है वह सही है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस तरह से देख लीजिए। यहाँ पर आप लोग यूपी जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी की यह पीडीएफ है और इस तरह से 40 प्रश्न आप लोग को लगातार ये दिए जाएंगे और जो भी प्रश्न दिए जा रहे हैं अगर परीक्षा होने तक इसे फॉलो करते हैं तो इसमें आपको बहुत ही अच्छा खासा फायदा होगा। इस सिर्फ जनरल स्टडी के लिए ही नहीं बल्कि यूपी पीसीएस को ध्यान में रखकर भी आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस, बीपीएससी, एमपीएससी, आरपीएससी, बीपीएससी सबके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लिंक है टेलीग्राम का, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद आप लोग। और जिनको भी मटेरियल चाहिए जीआईसी पीजीटी के लिए या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, चाहे केबीएस एनबीएस टीजीटी पीजीटी के लिए किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद आप लोग को। और जो भी मटेरियल मिलेगा रामबाण मटेरियल मिलेगा, सटीक मिलेगा, ऐसा मटेरियल मिलेगा जो आप लोग की सफलता सुनिश्चित करता हो। धन्यवाद। और मटेरियल जो है वो चार्जेबल है, तो जो सीरियस लोग होंगे वही लोग आएंगे। धन्यवाद।